10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट चीज है डिफेक्शन, यानी कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। ये इशू ने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को काफी इफेक्ट किया, क्योंकि इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को खतरा होता है। इसलिए 10th शेड्यूल, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, को 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। क्या है 10th शेड्यूल, जानते हैं। 10th शेड्यूल का मेन पर्पस ये था कि डिफेक्शन को रोकना और पार्टी लॉयल्टी को मेंटेन करना। इस शेड्यूल के थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्टी स्विच करने पर पेनल्टी मिलती है। की पॉइंट्स को देखते हैं। डिफेक्शन का डिफिनेशन: अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी ज्वाइन करता है या अपने पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है तो वो डिफेक्शन के अंडर आता है। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव डिफेक्शन करता है तो उससे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, यानी कि उन्हें उनकी सीट खोया जा सकता है। ये डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर ऑफ हाउस या चेयरमैन ऑफ काउंसिल के डिस्क्रिशन पे होती है। एक्सेप्शन देखते हैं। अगर एक पार्टी में 1/3 मेंबर अपनी पार्टी छोड़ देता है तो वो डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, इसको स्प्लिट कहा जाता है। अगर एक पार्टी के 2/3 मेंबर पार्टी के अंदर ही अपनी प्रेफरेंस चेंज करते हैं तो उन्हें डिफेक्शन से बचा दिया जाता है। रोल ऑफ स्पीकर: स्पीकर या चेयरमैन को डिफेक्शन के केस में डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करने का पावर दिया गया है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द 10th शेड्यूल। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी: ये लॉ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए बना था। अगर एमपीज या एमएलएज बार बार अपनी पार्टीज बदलते रहेंगे तो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। पार्टी लॉयल्टी: ये पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर करता है ताकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपने पार्टी के आइडियल्स के अगेंस्ट ना जाए। कुछ केसेस को देखते हैं कि होलोहन वर्सेस जाचिल्हू 1992। ये केस काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपहोल्ड किया। कोर्ट ने कहा कि डिफेक्शन का लॉ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन नहीं करता है। एलके अडवाणी वर्सेस स्पीकर ऑफ लोकसभा केस 1994। इस केस में भी डिफेक्शन की लीगलिटी को चैलेंज किया गया था और कोर्ट ने ये क्लेरिफाई किया कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है। अब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। स्पीकर्स डिस्क्रिशन: कुछ लोगों का कहना है कि स्पीकर को इतना पावर देना पार्टी पॉलिटिकल को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर स्पीकर पार्टी के इन्फ्लुएंस में होता है तो डिफेक्शन केसेस में फेयरनेस नहीं होती। डेमोक्रेटिक चॉइसेस: क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स को अपनी पार्टी को छोड़ने का हक होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि पार्टी के एक्शन उनके आइडियोलॉजीज से मैच नहीं कर रहे तो उनके पास चॉइस होनी चाहिए। अब कुछ रिसेंट न्यूज और डेवलपमेंट की बात करते हैं। गोवा एंड महाराष्ट्र: गोवा और महाराष्ट्र में एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर काफी डिस्कशन हुई है, जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पार्टी स्विचिंग जैसे केस देखे गए हैं। 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलएज का डिफेक्शन इशू काफी न्यूज में था। दिल्ली गवर्नमेंट क्राइसिस: 2024 में दिल्ली के कुछ एमएलएज ने अपनी पार्टी स्विच की, जिसका इफेक्ट स्टेट के पॉलिटिकल सिचुएशन पे पड़ा। एंटी डिफेक्शन लॉ का इम्प्लीमेंटेशन वहां भी क्वेश्चन हो रहा था। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो 10th शेड्यूल ने इंडियन पॉलिटिक्स को एक लीगल फ्रेमवर्क दिया है जो डिफेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके फ्लॉज और
प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे डिबेट होती रहती है। अगर स्पीकर की न्यूट्रलिटी मेंटेन की जाए तो ये लॉ इफेक्टिव हो सकता है। फिर भी पार्टी स्विचिंग और पॉलिटिकल लॉयल्टी की बाउंड्रीज को डिफाइन करना हमेशा एक कॉम्प्लेक्स इशू रहा है।